नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ ही। आज आप देखिए बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। एलजी के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और इस बीच में मनोज सिन्हा ने स्टेटहुड बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी जता दी है। अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के समग्र विकास का रोड मैप यहाँ पेश किया है और बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। केंद्र सरकार की रणनीति पर उपराज्यपाल ने बात कर दी। धारा 370 का प्रस्ताव सदन में कायम यहाँ पर नहीं हुआ है, ये खारिज कर दिया गया। बताते चले लगातार आप देखिए किस तरह से डिप्टी सीएम की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई कि उम्मीद जताई जा रही है बहुत अहम तरीके से बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा और सदन में तमाम मुद्दों को भी उठाया गया। लेकिन फिलहाल बताते चले कि बजट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि जम्मू कश्मीर का बजट जो 7 मार्च को पेश होना है वो किस तरह का रहने वाला है। बताते चले 1,18,728 करोड़ मौजूदा वार्षिक बजट आपने देखा था किस तरह से पेश किया गया था। ये पूरी डिटेल 1 मार्च 2025 की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के राज्य का जो अंतिम बजट रहा जनवरी फरवरी के बीच में 2018 में जो पेश हुआ था, जिस वक्त वित्त मंत्री डॉक्टर हसीब द्राबू थे, उन्होंने 80,313 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। और अब यहां पर आप देखिए 2023-24 के संसद द्वारा जो एक बड़ा बजट सामने रखा गया, जिसमें 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट अपनाया गया। और मौजूदा वित्त वर्ष की बात की जाए तो 2024-25 का बजट 1,18,728 करोड़ रुपए था। लेकिन भुगतान यहां पर किस तरह से होंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं वो कैसे पूरे किए जाएंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्री के साथ बात करना जरूरी है, इकोनॉमिक्स के साथ बात करना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के बजट को वो किस तरह से देखते हैं, कितना बजट होगा कि आम जनता को राहत मिल सकती है। दीपांकर सेन गुप्ता हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपांकर जी जुड़ने के लिए। और उनके साथ साथ हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। सरबजीत सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे और उमेश तलाशी नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक जी, पहला सवाल यही है कि बजट सत्र पर नजरें हैं सबकी, अभिभाषण हो गया है, मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात को रखा, डिप्टी सीएम ने भी अपनी बात को रखा, लेकिन नजरें 7 मार्च पर हैं कि बजट कैसे सरकार पेश करती है। क्या लगता है कि किस तरह का रोड मैप तैयार करने की जरूरत है सरकार को? सरबजीत जी आपका भी स्वागत। बहुत बजट जम्मू कश्मीर का बजट एक ऐसा बजट है जहां पे मरकजी हुकूमत से इस यूनियन टेरिटरी को काफी पैसा मिलता है। जितना पैसा यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर को मिलता है वो हिमाचल वगैरह दूसरे राज्यों को नहीं मिलता है। तो इसीलिए राशि की कमी कभी भी जम्मू कश्मीर की आकांक्षा के लिए कोई रुकावट कभी बनी नहीं है। पर ये अब मैं कह रहा हूं ये, पर बात यह है कि अगर आप डेवलपमेंट की गति देखें तो हमारा डेवलपमेंट हिमाचल की तुलना में काफी पीछे है। और ये क्यों है? इसकी कई वजह है। 2018 से पहले बड़े बड़े बजट आते थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर खास करके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी स्ट्रेस दिया जाता था, पर खर्च बहुत कम हो पाता था। और इन 5 साल में क्या हुआ है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है उससे लोगों के मन में काफी आशाएं जागती है कि कुछ हो सकता है। पर यह रही बात खर्च करने की। खर्च तो काफी हो रहा है, पर सबसे बड़ी जो चीज है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वो है निवेश, निजी निवेश। और वो अभी तक जिस रफ्तार से हमने उम्मीद किया था कि जम्मू कश्मीर में आएगा और वहां पे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां होंगी, उस तरह अभी तक हुआ नहीं है। कुछ कुछ निशाने अच्छे हैं, जैसे आपको पता होगा जेके सीमेंट्स ने कश्मीर में सेफको का सीमेंट फैक्ट्री टेक ओवर कर लिया है। ये पहली बार कॉरपोरेट इंडिया ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है वैली में। मतलब ये एक कॉन्फिडेंस की तहत से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक कदम है। मतलब जम्मू कश्मीर में के साथ जो अनसर्टेनिटी था वो उस तरफ से खत्म हो गया है। अब डिसीजन जो कॉर्पोरेट इंडिया लेगा वो सिक्योरिटी के प्रेजेंस से नहीं लेगा। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी मैनेज हो गया है, अब लेगा कि यहां पे व्यापार किया जा सकता है कि नहीं। अब मैं गवर्नर के अधिभाषण पे आता हूं, जरूरी है। देखिए दीपांकर जी, जिस तरह से बजट पेश होता है, प्रोविडेंट फंड की अगर बात करें भुगतान नहीं हो पा रहा, उसके बाद कई ठेकेदार हैं जिनके बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, ट्रेजरी के अंदर पैसा नहीं है, और अगर जो बजट लाया जाता है
उसका 80 से 85% जो है वो पहले जो काम शुरू हो रहे हैं उस पर लगेगा। ये मैं 2 दिन से इसी पर चर्चा कर रही हूँ। और फिर जो शेष बचता है वो 15 से 20% बचता है, जिसमें विभिन्न विभागों के अंदर जो कामकाज चल रहा है उस पर वो खर्च होगा। तो ऐसे में 200 यूनिट फ्री बिजली कहां से आएगी? पेंशन को बढ़ाने की बात हुई है, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, रोजगार को लेकर आपको काम करना है। चुनौतियां कितनी रहेंगी, कैसे होगा? देखिए, ये कैसे होगा ये तो सरकार ही बता पाएगा, पर आप जिन प्रॉब्लम्स की आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल पेंडिंग रहता है, क्लियर नहीं होता है, पर ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, ये क्लियर हो जाते हैं। नहीं, जो 41,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से अभी 1 फरवरी 2025 को दिया गया जम्मू कश्मीर को, इनफ है? दिया नहीं गया है, अनाउंस किया गया है। हाँ, अब देखिए, ये पिछले साल से 1,000 करोड़ रुपए कम है। अब कम क्यों है ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि पिछले साल जो बजट एस्टिमेट्स थे वो खर्च नहीं हो पाया था, और इस साल भी आपको पता होगा जब बजट पेश किया जाएगा, मुझे पूरा यकीन है सरकार ये कहेगा कि हम जो हमें पैसा मिला था वो खर्च कर नहीं पाए हैं, क्योंकि इलेक्शंस होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट के चलते जो रुकावटें काम में आई, और कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी काम का रफ्तार काफी स्लो हो गया। ये आपको पता चल जाएगा जब बजट पेश होगा। जब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आप देखेंगे तब देखेंगे कि खर्च काफी कम हुआ है, जितना अपेक्षाएं थी, जितना आशाएं थी उससे कम हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। पर मैं मानता हूं 5 साल बहुत बहुत स्वागत जोड़ने खर्च करने का जो रफ्तार है और जो खर्च करने की एफिशिएंसी है वो उससे पहले की आप रिकॉर्ड देखें उससे काफी बेहतर है। सरबजीत जी, आपने दीपांकर जी को सुना, इकोनॉमिक्स है, बहुत डिटेल से उन्होंने समझाया कि बजट को लेकर क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह से काम इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 41,000 करोड़ पर आकर नजर टिक जाती है। जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि अनाउंस हुआ है, दिया नहीं गया, लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि दे दिया गया, दे दिया गया, लेकिन जब मिलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह से काम होगा। जवाब दीजिए, क्योंकि आप पर भी नजरें टिकी हुई है। केंद्र सरकार के साथ सहमति होना यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है बहुत जरूरी है इस वक्त। जी आशा जी, केंद्र की तरफ से हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए खास करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपर हैंड रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी अगर आप होम मिनिस्ट्री का जो पुलिस का बजट भी जोड़ लो तो पिछली बार से ज्यादा है, 669 करोड़। तो मैं समझता हूं कि ये यहाँ की सरकार को अब देखना है कि ये कैसे बजट लाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कितने डेवलपमेंट काम्स हो रहे हैं। नो डाउट के बहुत अच्छी बात हमारे अर्थशास्त्री जी ने कही कि जितनी डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में है, अगर हम कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर में वैसा नहीं है। अभी पिछले 10 साल से यहाँ पर बड़े बड़े एम्स, IIT, IIM, फ्लाईओवर, टनल और बहुत कुछ डेवलपमेंट के आज प्रोजेक्ट सब जगह चल रहे हैं। रेल का आ गया, आप देख ही रहे हैं, पुंछ जाएगी। तो इससे बेरोजगारी को भी फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ा है खास करके कश्मीर में, तो जम्मू में भी उसके पैरेलल बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ की सरकार जो है क्या कदम उठाती है, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। अभी तक पिछले 4-5 महीने में कोई ठोस कदम इन्होंने दिखाया नहीं है जो लोगों के हित के लिए हो। वो कह रहे हैं कि अभी तक आपकी तरफ से कोई ठोस कदम दिखाया नहीं गया है जनता को। टूरिज्म की वो बात कर रहे हैं, लेकिन सरबजीत जी 8% GDP टूरिज्म से ही आती है, लेकिन बाकी का क्या, यही तो सवाल है अभी। तलाशी जी अब जी जवाब मैं समझता हूँ कि एनसी के प्रवक्ता इसमें बेहतर जवाब देंगे। दे रहे हैं ना जवाब, आप काफी समय से। जी तलाशी जी जवाब दीजिए। तो फिलहाल बजट सत्र की जिस तरह से शुरुआत हुई है, दीपांकर जी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। एक सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है GSDP, उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो 7.5% की ग्रोथ है। 7,902 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, ये रहने का अनुमान है।
इससे पहले 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसके लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट जो है वो पेश किया गया। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? फिजिकल डेफिसिट के तौर पर भी, चाहे वो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जीएसडीपी को लेकर भी बात करें, कैपेक्स बजट बहुत अहम रहेगा। देखिए, फिस्कल डेफिसिट मेरा मानना है कि जितना अनुमान था उससे कम होगा। ये कम होगा, ये बजट की हेल्थ की बात नहीं है। ये इसीलिए कम होगा कि जितना हमें खर्च करना चाहिए था वो खर्च हम कर नहीं पाए, इसीलिए कम होगा। और खास करके कैपेक्स में जो हमें खर्च करना चाहिए था वो हम शायद खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के टेक ओवर करने के बाद मैं जानता हूं काफी सारे काम जिस रफ्तार से चल रहे थे पहले उस रफ्तार से चले नहीं। ये देखिए, 7 तारीख को जब बजट पेश होगा ये आपको पता चल जाएगा। मैं अपना जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरी जानकारी है। देखिए, 2 बातें हैं यहां पे जी। अगर आप गवर्नर की स्पीच सुनते हैं तो उसमें एक जुगलबंदी है। गवर्नमेंट ऑफ द डे सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये मिलके ही ये लिखा है। कुछ चीजें यहां पे सही कही गई है कि जिस रफ्तार से यहां पे काम हो रहा है वो पहले नहीं होता था। यह भी कही गई है कि ये बेसिकली सब डिस्ट्रिक्ट में समान काम नहीं हुआ है, ऊंच नीच काम हुआ है जी। पर जो बड़ी बात नहीं कही गई है और ये है कि किस तरह से इस राज्य में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया जाए। हम कुछ पॉलिसीज की तो बात करी गई है, पर ये पॉलिसीज जो बनाए गए हैं, जो जम्मू के सिविल सोसाइटी है, कश्मीर के सिविल सोसाइटी है, खास करके चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, उसको जिस तरह से कॉन्फिडेंस में लेके ये करना चाहिए था, शायद वो उतना किया नहीं गया। इसी पर अब आगे भी एक सवाल होगी मैं तलाशी जी आपसे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। हम दीपांकर जी कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद काम होना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। लेकिन अब आप पर यह नजर टिकती है कि आप किन बिंदुओं पर फोकस करते हैं बजट के अंदर? इन स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ, इन स्टेक होल्डर्स से बात जी। आपने दीपांकर जी से नहीं अभी बात नहीं सुनी है? चैम्बर से आप बात कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन है उनसे बात होनी चाहिए। मैंने जस्ट ज्वाइन किया इंटरव्यू और 5 पॉइंट्स में आपको वो भी गिना देती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपको काम करने की जरूरत है, टूरिज्म को कैसे बढ़ाएंगे उसको लेकर, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कैसे होगा, गवर्नेंस और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत किस तरह से करेंगे, ये सब आपके बजट के अंदर दिखना चाहिए। कितना काम बजट के अंदर आप लोगों की तरफ से किया गया? उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे बढ़ाएंगे? अब आवाज आ रही है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर क्या काम करेंगे? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लेकर क्या काम करेंगे? मैं समझ गया आपका सवाल, समझ गया मैं। आप जवाब सुनिए। अब बताइए। सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनसे मुलाकात हुई, जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, पीपीपी मॉडल उसकी बात कर रहे थे। सब स्टेक होल्डर्स, एमएलए को, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हिस्सा हो चाहे वो ऑपोजिशन के हो, सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया। एक डिटेल्ड एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुई इस बजट को लेके। उसके बाद एक बजट बनाया गया जो कि 7 को पेश करेंगे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि फाइनेंस का भी होल्ड रखते हैं। लेकिन आप ही के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा खजाना तो खाली है भाई, चुनौतियां बहुत हैं। ऑफ कोर्स जो 2014 से हम लोग तो सरकार में नहीं थे, ये पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी जो सरकार को देख रही थी कि खजाने की क्या हालत है, वो तो पता है। पर ठीक है, हमें अपना एक बजट पेश करने की जरूरत है। हम एक बजट पेश कर रहे हैं जिसमें एक पब्लिक फ्रेंडली, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो एक बजट है उसको हम पेश कर रहे हैं, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स को, मैंने पहले भी कहा, सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उसके बाद जब आप बजट देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ इक्विप्ड, हाउ फ्रेंडली इट इज विद द सुई आकर वही रुक जाती है कि जब आप बजट देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। आशा जी, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। इस बजट में स्टेक होल्डर्स को लिया गया है कॉन्फिडेंस में। मैं पिछले बजट्स की बात कर रहा था जहां पे लगता था कि जिस तरह से स्टेक होल्डर्स, खास करके चेंबर्स ऑफ कॉमर्स मिलकर करना चाहिए, तो वो
उस तरह हो नहीं रहा था। इसके चलते क्या हुआ, अगर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, ऑन द सरफेस वो अच्छी चीजें कहेंगे, प्राइवेट जो प्रॉब्लम्स है वो बताएगा। हाँ, मुझे लगता है कि इन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है और बजट जब सामने आएगा हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। बट मेरी जो प्रॉब्लम है इस बजट के साथ या इस गवर्नेंस के साथ ये है कि जब से इलेक्टेड गवर्नमेंट आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काज में जो रफ्तार जो हम 5 साल दिखने को मिला था वो काफी हद तक कम हो गया है। और आप देखेंगे जब ये बजट पेश होगा, बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में आपको खास करके कैपेक्स में जमीन आसमान जब से आपकी सरकार आई है गति बहुत धीमी हो गई है, स्लो मोशन में काम चल रहा है। देखिए ये तो बात ही बेबुनियाद है कि गति कम हुई है, क्या हुई है क्या नहीं है। एक यूनियन टेरिटरी है, सेंटर कंट्रोल कर रहा है इसको, सेंटर ने बजट दिया, सेंटर ने कुछ यहाँ पे डेवलपमेंटल प्लान बनाए। अगर गति रुकी है तो आप सेंटर से पूछिए, हमसे मत पूछिए। हम तो रोड़ा नहीं, वी आर नॉट द रोड ब्लॉक टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी आर नॉट हियर टू स्टॉप द डेवलपमेंट। हम कहीं रुके, हम कहीं बीच में रोड़ा नहीं डाल रहे कि अगर पूछेगी तलाशी जी या फिर दिल्ली जाएगी पूछने के लिए? नहीं, वो तो इनको पूछना चाहिए, डाउट इनको है तो इनको पूछने की। नहीं, ये सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। देखिए, डाउट इनको है। जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सत्ता के अंदर बिठा दिया, आप कहेंगे कि आप दिल्ली जाकर पूछ लीजिए, केंद्र सरकार से पूछ लीजिए, ये सवाल का जवाब नहीं है। हमें तो सरबजीत जी जवाब दीजिएगा। मैं जवाब देता हूँ। हमें तो कहीं रोड ब्लॉक शायद इनको मालूम नहीं है। इनको अगर दिख रहे हैं रोड ब्लॉक जो रूरल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, हम तो कहीं रोड ब्लॉक बनेंगे। हमारी जो जम्मू कश्मीर की 1 साल तक हम इलेक्शन में रहे, पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन थी, उसके बाद फिर असेंबली की इलेक्शन आ गई। मैं खुद डीडीसी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रूरल डेवलपमेंट के काम है, जो ये सरकार ने करवाने थे, जो स्पीड हमारी पहले होती थी, इस इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा धीमी हो गई है। और मुझे लगता है कि इस बार भी बहुत सारे पेंडिंग वर्क रह जाएंगे, सरबजीत जी काम पूरे नहीं होंगे। आपका ये कहने का मतलब है कि नहीं सुनिए ना, आपका ये कहने का मतलब है कि यूटी के रहने के बावजूद भी, आपके चुनिंदा एलजी साहब होने के बावजूद भी सरकार एक रोड ब्लॉक बनी है डेवलपमेंट के लिए। आई डोंट बाय दैट स्टेटमेंट, आई डोंट बाय दिस क्रैप। ये बेकार की बातें हैं। सुनिए, दोनों पार्टियों के नुमाइंदे से कितनी सहमति आप रख रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्च कितना हुआ है ये 24-25 को लेकर हम बात कर सकते हैं। जैसे में पावर खरीद जो है वो 8% रही है, उसमें ब्याज आप देखिए 9% रहा है, पेंशन को लेकर 12% रहा है, सैलरी को 25% है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का था 31%। ये खर्च की बात हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 2024 और 25 का बजट था। आशा जी, बजट आने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, ये यूटी है पर यहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स पूरी तरह से डिफाइंड है। एलजी के पास जो है वो है सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह वगैरह है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जो पावर्स है वो भी वेल डिफाइंड है। मैं जिन कामकाज में धीमी गति आने की बात कर रहा हूं, दैट इज विद इन द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द यूटी, इसमें कोई राय नहीं। तलाशी जी एक सेकंड। रही बात खर्च की, अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में कमिटेड एक्सपेंडिचर्स जो है, सैलरीज, पेंशन्स वगैरह, ये कुछ ज्यादा है। पर ये भी सही है, लास्ट 5 साल में यूटी के जब यहां पे केंद्र का शासन था, हमने सोचा था कुछ कुछ महकमे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर हो जाएगा, खास करके पावर का जो इतना बड़ा घाटा चल रहा था इतने सालों से, ये 5 साल में सुधरा नहीं है और ये चिंता की विषय है। कम से कम इन 5 साल में अगर पावर सेक्टर को जो हुक्मरान थे वो अगर सॉल्व कर देते तो अच्छा होता। मुझे लगता है कि लेगेसी प्रॉब्लम था, उसको लेके ही हम चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं फिर दोहराता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तेजी पकड़ा वो जबरदस्त था। अब देखिए यहां पे 2 बातें हैं। हमने सोचा था कि टूरिज्म में जिस तरह से उछाल आएगा, यह सही बात है कि टूरिज्म में रिकवरी हुआ है पर उछाल नहीं आया है। मैं किस उछाल की बात कर रहा हूं? अगर जम्मू कश्मीर में उतने ही टूरिस्ट आते जितने तमिलनाडु में आते हैं, तमिलनाडु और पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के जो 2 करोड़ का आंकड़ा पार बताया जम्मू गया, कश्मीर सरकारी में आंकड़ा, पर्यटन 3-4 गुना हो जाता। अगर हमारी
हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर उतना ही प्रोडक्टिव होता जैसे मान लीजिए चाइना प्रोडक्टिव है, और चाइना में प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है बाय द वे, हमारा हॉर्टिकल्चर 4 गुना हो जाता। और ये दो सेक्टर्स में अगर उछाल आता है, हमारी जो निर्भरता है मरकजी हुकूमत पे वो काफी कम हो जाता, काफी जो रोजगार यहाँ पे हो दो जाता, सेक्टर पर अगर फोकस किया जाता है बढ़ जाती, तो उछाल आ सकता है। हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, टूरिज्म की वो बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनके स्टेटमेंट से। मैं बिल्कुल इस चीज को क्रॉस नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ये पिलग्रिम्स को भी टूरिज्म में गिनते हैं, उसके बाद लाखों का आंकड़ा दिखाते हैं। माता वैष्णो देवी के जो पिलग्रिम्स हैं, श्री अमरनाथ यात्रा जी के जो पिलग्रिम्स आते हैं हमारे, उनको भी टूरिस्ट आंकड़ों में गिना गया। उसके बाद दिखाया गया कि लाखों की तादाद में टूरिस्ट आए, कि जो कि सही नहीं था। बट एनी व्हिच वेज we have been debating about it for a long, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टूरिस्ट को रोकना जरूरी है। जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ आपको, मैं जवाब देता हूँ आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एज अ स्पोक्स पर्सन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बड़ी कमिटेड है इस चीज को लेके। देखिए 4 महीने 5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, हमारा एक बड़ा डिटेल्ड मैनिफेस्टो था और वी आर वेरी कमिटेड टू द मैनिफेस्टो। हमने बार बार हर प्लेटफॉर्म पे, इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से, बाकी चैनल्स के माध्यम से, हमने बार बार कहा है कि जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बिजली कैसे देंगे तलाशी जी? जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली कैसे देंगे? 100% मीटरिंग करने की बात आप खुद ही कह रहे हैं। पहले आपने कहा कि मीटर्स को उखाड़ कर फेंक देंगे, फिर आपने कहा 200 यूनिट फ्री। नहीं, मुद्दे पर आइए ना। अब आप जवाब कैसे करेंगे? मैं देता हूँ जवाब आपको। मैं देखिए, कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं जो हम यूनियन टेरिटरी एज अ यूनियन टेरिटरी फुलफिल कर सकते हैं, कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं जो हम एज अ स्टेट फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है सरबजीत जी, ठीक है, चाहे 200 यूनिट बिजली हो, चाहे बाकी कमिटमेंट्स हो, कुछ कमिटमेंट्स हमने ड्यूटी फुलफिल करेंगे, कुछ कमिटमेंट्स हम एज अ स्टेट फुलफिल करेंगे। इनको पता होना चाहिए कि हम एक ड्यूटी में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तो साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 55 यहाँ पर इम्पोज्ड है, उसमें सब पावर्स डिफरेंशिएट थी कि किसके पास क्या पावर्स रहने वाली है। लास्ट कमेंट कर दीजिए दीपांकर जी। देखिए, जो हम आज आपने जो कमिटमेंट्स की बात करी, आपने स्टेटहुड या 370 की बात नहीं करी। ये जो बात करी की गई है ना, बिजली की वगैरह वगैरह, ये यूटी सरकार के हाथ में है, इलेक्टेड सरकार के हाथ में है। और मुझे ये मांग अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनता की तरफ से ये फ्रीबी की मांग की गई थी, पर इन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में रखी और अब उनको लगता है ये हमारे गले में फंस गया है, और इसीलिए फ्रीबीज पर तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी तो फटकार लगा दी कि फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर दीजिए, अब लोगों को सशक्त बनाइए, उस काबिल बनाइए कि जरूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी जुड़ने के लिए। तलाशी जी आपका भी धन्यवाद, और सरबजीत जी आपका भी। तो फिलहाल 7 मार्च को जिस तरह से बजट पेश होगा, निगाहें उसी पर हैं। सत्र शुरुआत हो चुकी है, एक दूसरे पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है, लेकिन रोड मैप जो तैयार किया गया है वो क्या होगा, किस तरह का होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।